नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। सीए को लेकर दाखिली याचिकाओं पर सुनवाई आज। तो सीए को लेकर दाखिली याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर याचिकाएं सूचीबद्ध की गई। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में 237 याचिकाएं लिस्टेड है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में 237 याचिकाएं लिस्टेड है और सीए को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में सीए को लेकर याचिकाएं सूचीबद्ध की गई है और आज मामलों को लेकर सुनवाई होगी। सीए से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही। याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर नितिन चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नितिन, आज सीए को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई होगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी, लगता है संपर्क टूट गया। दोबारा से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सीए को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो कई याचिकाएं सीए को लेकर सूचीबद्ध की गई हैं और सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ में 237 याचिकाएं लिस्टेड है, जिसको लेकर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो बड़ी जानकारी दिल्ली से एक बार फिर से नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सीए को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से सीए को लेकर जो है सीजीआई कोर्ट में आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। बता दें कि 237 याचिकाओं पर आज ये सुनवाई होनी है। लगातार जिस तरीके से सीए को लेकर जो काफी दिनों से बवाल चल रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद लगातार आज इस पर जो 237 याचिका जो रखी हुई थी, उन पर जो है सुनवाई की जाएगी। नितिन, बात करें तो कब से जो है मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है ये याचिकाएं विवादित रही है और अब जब प्रधानमंत्री ने इसे लागू करने का ऐलान कर दिया है तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर विवाद जारी है। देखिए, बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से 237 याचिकाओं पे जो सुनवाई है वो जो है 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। चलने के लिए जिस तरीके से सीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आगे संबोधन किया था। संबोधन होने के बाद लगातार इसमें यही देखा जा रहा था कि जिस तरीके से सीए को जो काफी मामले जो चल रहे थे, तो इस समय जो है सी लेकर आए जो है सीजीआई की अगुवाई में ये वाली पीठ जो है 237 याचिकाओं की लिस्टेड जो रखा गया था। काफी दिनों से रहा है, इस पर जो सुनवाई की बात चल रहा था उस समय से मामला। लेकिन आज फिर से इस मामले की जो सुनवाई है वो सुबह 10 बजे से लगातार जो है कोर्ट में जो है सुनवाई की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लागू करने का आदेश दे दिया था कि वाकईदार सीए जो है लागू हो जाए। जिस तरीके से लगातार लोगों को काफी जो विपक्ष के लोग हैं वो काफी हंगामा करते हुए नजर आ रहे थे, तो लेकिन उसके बाद लगातार जो इसमें बताया जा रहा था जो लोग हैं उनको जो है काफी अच्छी जो है यहाँ पर रहने के लिए जो व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके बाद ये याचिका जो काफी दिनों से जो है खाली चल रही थी, जो इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का मामला है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। चौक निवासी रागिनी रस्तोगी की शिकायत पर मामले दर्ज किए गए। आईपीसी की धारा के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आईपीसी की कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी जानकारी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है वजीरगंज थाने में। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का मामला है, क्या है ये मामला और क्या कुछ जो है जानकारी मिल रही है एफआईआर को लेकर? जी बिल्कुल प्रियंका, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बड़बोले और विवादित जी आसिफ बना के रखेंगे आपको और फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। तो लखनऊ से जानकारी सामने आ रही है। मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का ये मामला बताया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी जानकारी लखनऊ से। चौक निवासी रागिनी रस्तोगी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि आईपीसी की धारा के तहत मुकदमे दर्ज है। और एक बार फिर से मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मां लक्ष्मी के खिलाफ विवादित बयान का मामला है। सबसे पहले ये मामला क्या है और एफआईआर किसने दर्ज कराई है, क्या कुछ जानकारी है?
जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि आरएसएस की अध्यक्ष और पूर्व के सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित टिप्पणियों के नाम से जाने जाते हैं और लक्ष्मी पर विवादित और अमर्यादित टिप्पणी मामले में वजीरगंज थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और आपको बता दें कि पूरा मामला राजधानी लखनऊ से जुड़ा हुआ है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीते वर्ष नवंबर महीने में आपत्तिजनक टिप्पणी मां लक्ष्मी पर किया था, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैला था। और इसके बाद जो है राजधानी लखनऊ की रहने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दी और अर्जी के बाद जो है मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने यह कहा कि 1 हफ्ते के भीतर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जो एफआईआर कॉपी है उसे कोर्ट में जमा किया जाए। हालांकि मुकदमा लिखाने वाली रागिनी रस्तोगी लगातार कोर्ट में पैरवी कर रही थी। अब वजीरगंज थाने की पुलिस ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गंभीर धाराओं जी आसिफ, अगर बात करें तो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे स्वामी प्रसाद मौर्य, तब से लेकर अब तक यानी कि लगातार जो उनका देवी देवताओं के खिलाफ विवादित बयान देने का सिलसिला है जारी रहा है और अभी भी ये रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके खिलाफ कह सकते हैं कि अब जो है तंग आकर कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। जी बिल्कुल, जो ही निश्चित तौर पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार धार्मिक टिप्पणियां करते रहते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर उनका बयान आता रहता और कभी देवी लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते रहते हैं और सपा में बने रहते हुए उन्होंने कई बार अमर्यादित टिप्पणी की, धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी में भी एक तरह से कलह पैदा हो गई थी। और यही वजह रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित टिप्पणियों को लेकर खुद को वह अलग करने लगे, क्योंकि उनके इस बयान को समाजवादी पार्टी कहीं से भी समर्थन नहीं कर रही थी। और कहीं ना कहीं अखिलेश को भी इस बात का डर था, क्योंकि जिस तरह से वो बयान दे रहे थे तो कहीं ना कहीं लोग समाजवादी पार्टी से भी दूरियां बनाते जा रहे थे। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, लगातार अखिलेश के हिदायत देने के बाद भी वो रुके नहीं। जी निश्चित तौर पर जो ही जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को टोका जा रहा था, यहाँ तक कि मनोज पांडे जो विधायक थे उन्होंने भी टोका टिप्पणी की और साथ ही साथ शिवपाल यादव ने भी उनको ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी थी। और यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं अंदर खाने में उनको नसीहत देते रहते थे। बावजूद इसके स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे थे और लगातार हिंदू देवी देवताओं के बारे में वह टिप्पणी करते नजर आ रहे थे। और यही वजह रही कि उनका समर्थन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया था और उन्होंने आसिफ, अगर बात करें, बताया जा रहा है कि चौक निवासी रागिनी रस्तोगी नाम की जो महिला है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, तो किन किन धाराओं में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि राजधानी लखनऊ की रागिनी रस्तोगी ने कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया और अब वजीरगंज थाने में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और उनके खिलाफ जो है 153 के और साथ ही साथ आईटी की गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हालांकि जो ही बता दूं कि इसके बाद भी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो मुकदमा दर्ज होने के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार सुर्खियों में बने रहे हैं। पता चला कि सोनभद्र में सीएए को लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां राजधानी लखनऊ में उनके खिलाफ मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया, वहीं सोनभद्र में भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब जो है जिस तरह से उनके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, ऐसे में कहीं न कहीं जो है अब उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार हमारे साथ अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जो है कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है। रागिनी रस्तोगी नाम की महिला ने मामला दर्ज किया है।
और वहीं कानपुर से एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आ सकता है फैसला। एमपी एमएलए कोर्ट सुना सकती है आगजनी मामले में फैसला। 2 साल से ज्यादा की हुई सजा तो चली जाएगी विधायक की, तो अब उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 साल से ज्यादा की सजा हुई तो उनकी विधायकी चली जाएगी। इरफान के साथ अन्य आरोपियों पर भी फैसला आ सकता है। इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से लाया जाएगा। बड़ी जानकारी सामने आ रही। कानपुर से एमपी एमएलए कोर्ट आगजनी मामले में फैसला सुना सकती है। अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है इरफान सोलंकी को तो उनकी विधायकी हाथों से चली जाएगी। तो बड़ी जानकारी कानपुर से। सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आज फैसला आ सकता है एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से। महाराजगंज जेल से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और आज सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला आ सकता है। और मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए। आसिफ, आज सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फैसला आ सकता है, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि सपा विधायक इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद है। उन पर 2022 में एक महिला की झोपड़ी जलाए जाने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में अब एडीजी कोर्ट में, जो कानपुर की अदालत है, एमपी एमएलए कोर्ट है, उस मामले में सुनवाई चल रही थी। और आज इस अग्निकांड मामले में आज कोर्ट फैसला भी सुना सकती है और जिससे इनकी मुसीबत और परेशानी बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरह से आगजनी की इस मामले में लगातार अभियोजन पक्ष ने पैरवी की और अब इस मुकदमे को अंजाम तक पहुंचा दिया है। और इस मामले में बता दूं कब से कोर्ट की सुनवाई जो है शुरू होगी और कितना मुश्किल होगा इरफान के लिए इस दौरान जो फैसला आएगा वो? जी जो ही बता दूं कि निश्चित तौर पर इस मुकदमे का फैसला अगर आए, 2 साल से अधिक की सजा दी गई तो इरफान सोलंकी की विधायकी भी जा सकती है और इससे उनकी जो राजनीतिक कैरियर है वह भी चौपट हो सकता है। इरफान सोलंकी के वकील के मुताबिक आज दोपहर बाद इरफान सोलंकी मामले में सुनवाई हो सकती है और इस मामले में जो है कोई कानूनी अड़चन ना आई तो आज ही इरफान सोलंकी समेत 5 लोगों को सजा सुना सकती है, ऐसा कहा जा रहा है और फैसला इस मामले में आ सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से कोर्ट में तैयारी की गई, क्योंकि पिछली पेशी के दौरान इरफान सोलंकी को पेश नहीं किया जा सका था और इस मामले में 2 अन्य अभियुक्तों के बेलबांड नहीं भरा होने की वजह से कानूनी अड़चन आ गई थी। लेकिन आज कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी तैयारी कर ली गई है और इस मामले में आज फैसला भी हो सकता है। वहीं बता दूं कि इरफान सोलंकी को लेकर मस्जिदों में दुआ भी की गई और उन्हें कानपुर के इमाम ने बेगुनाह बताते हुए उनके लिए दुआ की। फिलहाल जिस तरह से अब इरफान सोलंकी राजनीतिक सुर्खियों में आ गए हैं, अब उनकी मुसीबत बढ़ भी सकती है, क्योंकि अग्निकांड का यह मामला कोई मामूली मामला नहीं है और यह मामला 2022 में दर्ज हुआ था और लगातार सरकार की तरफ से पैरवी भी की जा रही है। आज यह फैसला आ सकता है, दोपहर बाद अदालत फैसला सुना सकती है। जी आसिफ बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो इरफान के साथ साथ अन्य आरोपियों पर भी कोर्ट की ओर से फैसला आ सकता है। एमपी एमएलए कोर्ट जो है आज सपा विधायक सोलंकी पर फैसला सुना सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद पद से हटाए गए। प्रमुख सचिव गृह पद से भी हटाए गए संजय प्रसाद। बड़ी जानकारी लखनऊ से। प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे संजय प्रसाद। गृह सचिव के लिए यूपी से 3 नामों का पैनल भेजा गया। तो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव पद से संजय प्रसाद हटाए गए। लखनऊ से बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी बड़ी जानकारी। गृह सचिव के लिए यूपी से 3 नामों का पैनल भेजा गया है। वही बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे संजय प्रसाद। और मोहम्मद आसिफ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आसिफ, यूपी की ब्यूरोक्रेसी में बदलाव देखने को मिल रहा है और अब जो है मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद पद से हटाए गए हैं, क्या जानकारी मिल रही है? जी
जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि संजय प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भरोसेमंद प्रमुख सचिव रहे हैं और उनके पास जो है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रमुख सचिव गृह का भी चार्ज था। लेकिन चुनाव शुरू होते ही चुनाव आयोग ने दखल दिया और चुनाव आयोग के निर्देश के बाद प्रमुख सचिव संजय प्रसाद को गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। अब वह सिर्फ प्रमुख सचिव सूचना का चार्ज देखेंगे। उनके पास 3 जो है प्रमुख सचिव का चार्ज था, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग ने एक्शन लिया, क्योंकि जिस तरह से संजय प्रसाद मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी या यूं कहे कि मुख्यमंत्री की परछाई के रूप में संजय प्रसाद देखे जाते हैं। यही वजह ही रही कि इस मामले में कोई आंच ना आए, कोई उंगली न उठे, इसलिए चुनाव आयोग ने मामले में निर्देश दिया और संजय प्रसाद को जी हटा आसिफ, दिया चुनावी गया है। दौर में ये बड़ा कदम जो है चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिल रहा है, जब कई राज्यों में जो है गृह सचिव को बदला गया है, पद से हटाए गए हैं और खासकर तब बताया जा रहा है कि इनमें खामियां पाई गई है। कई पर जो है ज्यादा समय तक बने रहने के साथ साथ दोहरे कार्यभार की भी खबर आई, जो कि यूपी में देखने को मिल रहा है। और अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि प्रमुख गृह सचिव पद से हटाए गए हैं और सूचना प्रमुख सचिव सूचना बने रहेंगे। जी बिल्कुल, जो ही बता दूं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और इलेक्शन कमीशन के निर्देश पर संजय प्रसाद को अब हटा दिया गया, वह सिर्फ प्रमुख सचिव सूचना का कार्यभार देखेंगे। अगर बात करें संजय प्रसाद को हटाने की, तो संजय प्रसाद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरोसेमंद होना, करीबी मंद होना ही कार्रवाई की वजह मानी जा रही है। हालांकि अब पैनल में 3 नाम भेजे गए हैं और सूत्रों का यह दावा है कि आईएएस अफसर मनोज कुमार सिंह, देवेश चतुर्वेदी, दिव्य कुमार, अनिल कुमार, अमृत अभिजात, आशीष गोयल, आलोक कुमार और अजय चौहान पर जो है विचार किया जा रहा है। इनमें से किसी एक को प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार बनाया जा सकता है। फिलहाल जिस तरह से यह एक्शन देखने को मिला है, इससे कहीं न कहीं चुनाव आयोग को यह मैसेज भी देना है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, क्योंकि लगातार अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जो है कल ही मैनपुरी के डीएम-एसपी समेत कई अफसरों को हटाने की मांग कर डाली। यहाँ तक कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने डीजीपी को भी हटाने की मांग कर डाली थी। हालांकि उनके खिलाफ अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी। तो तमाम पहलुओं को देखते हुए चुनाव आयोग का यह फैसला जो है, आसिफ देखा जाए तो जो भी जिन राज्यों में इस तरह के बदलाव किए गए हैं, खासकर जो मुख्यमंत्री पद पर अभी बने हुए हैं, उनके जो करीबी हैं चुनाव के लिहाज से उन्हें हटाया गया है, यानी उन्हें तबादला उनका किया गया है और पद से हटाया गया है। लेकिन अगर हम चाहे बात कर ले उत्तर प्रदेश की या पश्चिम बंगाल में भी, यहाँ इस तरह के जो है बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है इलेक्शन कमीशन की ओर से। लेकिन क्या आप चुनावी बात करें तो चुनावी दौर है, इस दौरान राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल है? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का एक्शन बंगाल और यूपी में देखने को मिल रहा है, इसको यह कहा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराएगा। अगर बात करें चुनाव आयोग के जो है एक्शन की, तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कई निर्देश जारी किए हैं। अब चुनाव आयोग पैसा बांटने, शराब बांटने जैसे और साथ ही साथ चिप बांटने वालों पर पहली नजर रखेगा, और वहीं दूसरी तरफ हवाला का पैसा एक जिले से दूसरे जिलों तक भेजा जाता है। यहाँ तक कि प्रत्याशियों का पैसा जो है कहीं न कहीं उनके करीबियों पर जब्त किया जाता है। इस पर भी अब चुनाव आयोग की पहली नजर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ विवादित बयानों को लेकर भी चुनाव आयोग एक्शन लेगा, क्योंकि चुनाव शुरू होते ही तमाम तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। तो इस तरह जो है चुनाव आयोग का जो एक्शन है, कहीं न कहीं जो है जो विवादित बोल के नेता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर अन्य नेता, इन पर कड़ा एक्शन ले लेगा और इस पर चुनाव आयोग की पूरी नजर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने
कई सूचनाओं के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जी। और चुनाव आयोग ने आम जन से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं पर भी रुपया पैसा बांटने की शिकायत मिलती है या शराब बांटी जाती है या फिर अवैध तरीके से वोट को लुभाने के लिए अगर कोई ऐसा मामला आता है तो व्हाट्सएप पर सूचना दी जाए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जी आसिफ, और अब जो है इस एक्शन के बाद चुनावी दौर में किस तरह की हलचल देखने को मिलती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और बढ़ते हैं आगे, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, कई मौजूदा सांसदों का कट सकता है टिकट। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बीजेपी का बड़ा फैसला, कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है लोकसभा चुनाव से पहले। तो बीजेपी के कई सांसदों के लिए ये जो क्षण है बहुत ही अहम होने वाला है और लोकसभा चुनाव से पहले बताया जा रहा है कि मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है और एक दो नहीं बल्कि कई सांसदों का टिकट कट सकता है। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी का बड़ा फैसला लोकसभा चुनाव से पहले। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।